गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, सबसे पहले तो शायद आज हमारे और आपके बीच का ये पहला इंटरेक्शन क्लास होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं, देन आफ्टर मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज पुरुषोत्तम कुमार। देखिए, माय नेम इज पुरुषोत्तम कुमार एंड आई हैव completed BSc Biotechnology and MSc Biochemistry from Science College Patna University. This is the India top 10 universities for the biochemistry, and I have 10-year experience. I have worked in Narayana Dhanbad, Quark Institute Surat, Dashwani classes Lucknow, Creative Science Academy Baramati, and I am working here from 2018. देखिए, ये सारी बातें जो हैं वो एक इंट्रोडक्शन, शायद बहुत सारे हमारे अपने बच्चे होंगे हमको बाई फेस या बाई नेम से जानते होंगे। ठीक है, ये नीट के बारे में आपको सारी चीजें पता हो चुकी होगी, नीट क्या है, कैसे हैं। ओके, तो ये बहुत सारी बड़ी चीज नहीं है, आप गूगल से सारा चीज को पता कर सकते हैं। वो सारी एक सिंपल सी बातें हैं। फिर आपका कुछ टॉपिक भी स्टार्ट हुआ है, वो टॉपिक से रिलेटेड बातें आप लोगों को थोड़ा सा सीखने को मिला होगा बायोलॉजी के बारे में। अब उसके आगे जो बातें हम लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको कुछ एकदम बेसिक सी चीज है, वो सारी बातें आपको पता है क्या भाई? तो नीट जो है, यानी कि ये दो तरह के नीट प्रोग्राम होते हैं, यानी दो तरह का एग्जाम लेता है नीट। ठीक है, कौन? एग्जाम कंडक्ट करने वाला जो बॉडी है उसको NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। एक होता है यूजी नीट और दूसरा होता है पीजी नीट। ठीक है, यूजी नीट जो है वो आप लोगों को MBBS के लिए होता है। ठीक है, MBBS। ठीक है, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS ये बीच से ऐसे है, बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन में आप बैचलर डिग्री, और ये कॉमन होता है सर्जन के लिए भी और मेडिसिन वालों के लिए भी। ठीक है, ये सब बातें आपको हो गई, और ये सब आपको सारा चीज बता चुका हो गया होगा, इंट्रोडक्शन में सब चीज मिल चुका होगा कि यहाँ पर 180 क्वेश्चन होते हैं बायो के, और 45 क्वेश्चन होते हैं बेटा, सॉरी 90 क्वेश्चन होते हैं बायो का, 45 केमिस्ट्री एंड 45 फिजिक्स। सारी बातें हैं। बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ये दे रहा हूं कि रिजल्ट आते कैसे हैं। मैंने इतने सारे जगह पे पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा अच्छा रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट कैसे आते हैं? आपके एफिशिएंसी को, आपको आपके वर्क को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्ट, कभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, कॉमन सी बातें हैं। तो वो सब सारी चीजों को लेते हुए आखिर हम कैसे बात करें कि रिजल्ट कैसे आते हैं। सबसे पहले यहां देखिए रिजल्ट। इस रिजल्ट के बेटा 4 पिलर होते हैं। जैसे आपका बेड, कोई चीज जो है उसके 4 पिलर होते हैं। एक कुर्सी होती है, चेयर जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, और उसमें से एक भी अगर डगमग हुआ तो आप उस चेयर पे सही से बैलेंस करके बैठ नहीं पाओगे। उसी तरह बेटा इस रिजल्ट के 4 पेयर होते हैं, 1 2 3 एंड 4 पेयर्स। जो फर्स्ट पेयर होते हैं वह है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का वर्क, आपकी मेहनत सबसे फर्स्ट चेयर है। सेकेंड टीचर, यानी कि मैं। ठीक है, तो हमारा जो है टीचर का क्या? तो टीचर का गाइडेंस। थर्ड है मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज पेरेंट्स। मैनेजमेंट का क्या? मैनेजमेंट का शेड्यूल, और पेरेंट का क्या? तो पेरेंट का सपोर्ट।
अब आपका जो वर्क है वो वर्क क्या है, तो आपको सिलेबस जो डिजाइन होकर के मिला है, कभी कभी कोई बच्चे एक ही पेपर में बहुत रिसर्च करने लगते हैं, किसी एक टॉपिक में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, वो नहीं करना है। और ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि मैंने आपको गाइड किया, दिस इज द गाइडेंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक उस लेसन को कहां तक कवर करना है, यही हमारा गाइडेंस होगा। और उसको कैसे याद किया जा सकता है, कैसे उसमें इंटरेस्ट ला सकते हैं और कैसे उसकी पढ़ाई करेंगे, ये हमारा गाइडेंस हुआ। लेकिन उसको पढ़ने का काम, मेमोराइज करने का काम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम, अपने दिमाग के आईक्यू को बढ़ाने का काम, ये सारा आपका वर्क हुआ। तो आपको बायो में कितना ध्यान देना है, केमिस्ट्री में कितना ध्यान देना है, फिजिक्स में कितना ध्यान देना है, वो आपके रिगार्डिंग टीचर, फिजिक्स वाले बताएंगे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के बारे में, बायो वाले बायो के बारे में। तो ये हुआ। तो ये आपका वर्क जो सबसे नंबर 1 है। सेकंड है, हमने बताया गाइडेंस, यानी ये हुआ लेसन प्लान, कौन से लेसन से कितने क्वेश्चन रहेंगे। मैनेजमेंट का शेड्यूल का मतलब कितने दिन पे आपका प्रॉपर वे में टेस्ट हो जाना चाहिए, टेस्ट का रिजल्ट सही से आपको मिल जाए, ताकि आपको लगे कि इस लेसन में मैंने इतना मेहनत किया, उसके इतने मार्क्स आए। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना, टाइम पे टेस्ट कंप्लीट होना और टाइम पे सारा चीज होना, दैट इज दी मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट का मतलब ये आपका स्कूल, जिसके हम सभी पार्ट होंगे, और आप और हम दोनों। और फिर बात आती है पेरेंट की। पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो आपके स्कूल का फी पे करना, दूसरी चीज फी पे करने के साथ साथ पेरेंट जो आपका फी पे करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो टाइम पे आपको प्रोवाइड हो, दैट इज द पेरेंट। यही है बेटा रिजल्ट। और इन्हीं चारों चीजों के साथ, इन्हीं सब चीजों के मदद से आप इन तीनों चीजों की मदद जब ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और आप इन तीनों चीजों की मदद लेकर के ये अपने वर्क को पूरा करेंगे, दैट इज कन्वर्ट इनटू रिजल्ट। और तब आपको वो व्हाइट ड्रेस, स्टेथोस्कोप लटका के आगे और एक डॉक्टर की फीलिंग के साथ घूमने में जो मजा आएगा और जो फीलिंग आएगी, वो उसका कोई अंदाजा नहीं है। आपके पेरेंट का नाम आपके नाम से जाना जाएगा, आपके एरिया का नाम भी शायद आपके नाम से जाना जाएगा। अच्छा, वो डॉक्टर साहब जहां बैठते हैं वहीं पे, वो क्लिनिक के पास में, ये होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो कब, ये इसके वजह से। अब चलिए इसी से रिलेटेड अब बातें जो है, ये एक तो छोटा सा मैंने आपको एक गाइडेंस दिया कि रिजल्ट के लिए कैसे, तो जो वर्क आपको करना है वो काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, और वो वर्क कैसे करेंगे। तो जो भी लेसन आपको पढ़ाया जाए, जो लेसन चले, कभी ये मत सोचा रहे मुझे ये आता है, मुझे क्या करना है, नहीं। अभी तो आप जो पढ़ रहे हो एकदम एक छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा पार्ट, 0.01%। जब पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस होंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा ये है एक्चुअल में फिगर। और बहुत आसान सा चीज है, ऐसा नहीं है, वो लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि उसको कवर करने के लिए आपको 2 साल लग रहे हैं, समय बहुत ज्यादा है। अगर काम ज्यादा है तो टाइम बढ़ा दो, वो काम आसानी से हो जाएंगे। कम टाइम में काम ज्यादा करने के लिए आपको वर्क बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर वही चीज है बेटा, आपको टाइम, एक मीडियम टाइम दिया गया है 2 इयर्स, और उस 2 इयर्स के लिए आपको अपने वर्क को जितना ज्यादा हाई करेंगे, यानी वो काम उतना जल्दी होगा, आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। तो वर्क का मतलब आपकी स्टडी, आपकी सेल्फ स्टडी, वो सारा चीज। चलिए देखिए, अगर थोड़ा सी बातों को याद करें तो बायोलॉजी में अगर आप फोकस करें तो अभी आपको मैडम ने बताया होगा, बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब ही होता है कहीं पर लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। पहली बात तो ये सब आप समझ गए। अब इस बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा जूलॉजी और दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब, जू मतलब होता है एनिमल्स, एंड लॉगी मतलब, लोगस मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बोटा मतलब होता है यानी प्लांट। तो प्लांट की स्टडी यानी बॉटनी, प्लांट की स्टडी बॉटनी,
एंड एनिमल की स्टडी यानी जूलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहले बॉटनी या जूलॉजी में कौन इंक्लूड होगा, यानी बायोलॉजी में कौन इंक्लूड होगा? तो स्टडी ऑफ लिविंग, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। कैसे कहेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग होने के लिए कुछ कैरेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो जितने भी लिविंग होते हैं उनमें क्या क्या बेसिक कैरेक्टर हो सकता है? कुछ बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो देखो, जो भी लिविंग होते हैं वह एक लाइफ का प्रोसेस करते हैं। ये क्लास 10th में भी आपको आया होगा, उसी का थोड़ा सा फोकस करके रिवीजन करेंगे हम लोग, क्या क्या है ओवरऑल सारी बातों को। तो लाइफ का प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस क्या है? जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे बॉडी के, हमारे सर्वाइवल के लिए रेगुलेट होते हैं हमारे बॉडी में, दीज ऑल आर इंक्लूड इन द लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ मतलब जीवन, लाइफ को जीवन, और लाइफ के लिए जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और वो लाइफ प्रोसेस, अब आप सोचोगे वो लाइफ प्रोसेस क्या है? वो लाइफ प्रोसेस ये मत सोचो क्या क्या है, याद नहीं करो, बुक में छोड़ दो। आप क्या क्या करते हो वो देखो, आपके में क्या क्या चेंजेज आए वो देखिए। तो जब आप जन्म लिए थे तो काफी छोटे थे, तो क्या हो गया लाइफ प्रोसेस में? बड़े हो गए आज आप, यानी ग्रोथ की वजह से। दूसरा, आप क्या करते हो? आप सुबह से लेकर शाम तक ब्रीदिंग करते हैं, तो सांस क्यों लेते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी के सेल के अंदर टूटता है, कुछ बनता है, यानी रिस्पायरेशन। ग्रोथ, रिस्पायरेशन। दूसरी चीज है मूवमेंट। तीसरी चीज है एक्सक्रीशन। चौथी चीज है एक्सक्रीशन मतलब यूरिन का डिस्चार्ज होना। यूरिन निकलता है हमारे बॉडी से, तो वो क्या हुआ? एक्सक्रीशन। सभी में निकलता है क्या? ये पंखे से कुछ एक्सक्रीशन होता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर का कैरेक्टर, और हम लिविंग है यानी यही लिविंग का कैरेक्टर होता है। बस इतने से डिटरमाइन कर लो आप। तो एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी हमारे बॉडी में अभी हमको गर्मी लग रही है, इसका एहसास क्या हुआ और हमें फीलिंग आया कि गर्मी लग रही है, तो हमें फैन को ऑन करना है। बारिश होने के बाद हल्की ठंडी लगती है, चलो ठंडी लग रही है, फैन को ऑफ कर दो। आपकी मम्मी ने आपको आवाज दिया बेटा, तो आपने बोला हाँ मम्मी। ये रिप्लाई कहाँ से आया? आपके माइंड से आया कि वो किसी ने मुझे आवाज दिया। आपको कैसे पता है कि आप ही का ये नाम है? क्योंकि आपको आपके मदर फादर ने शुरू से बताया आपका ये नाम है। तो ये मेमोराइज कैसे हुआ? ब्रेन। दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर आप देखो ट्रांसपोर्ट, हमारे बॉडी के से एक्सक्रीशन के रूप में स्वेट भी आता है, और आप जानते हो कि ब्लड पूरे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। ये भी हुआ। तो ये जितने भी चीज हैं उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? एक लिविंग के हैं। तो ये सब लाइफ के प्रोसेस हैं। तो लाइफ प्रोसेस का आप ये कह सकते हो डेफिनेशन क्या है भाई? तो ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन process in living cell for their survival is called life process। और यही है लाइफ प्रोसेस। तो हम एक लिविंग सेल में या बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट, उसके सर्वाइवल के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, दैट इज दी लाइफ प्रोसेस। अब एक चीज देखो, ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं हम लोग। जब हम जन्म लेते हैं तो काफी छोटे होते हैं, और जन्म के बाद में हमारा हाइट
बॉडी का वेट, ये सब चीज बढ़ जाता है, दैट इज द ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज मेजरेबल, इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैस भी करते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग है, मूवमेंट, मूवमेंट आप देखो, मूवमेंट ये फैन है, मूवमेंट हमारे बॉडी में किसी भी लिविंग सेल के अंदर विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के मूवमेंट होते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसमें किसी ना किसी हेल्प की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए। फैन में मूवमेंट होना है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, लेकिन हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम खुद से मूवमेंट करते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प से। एक्सक्रीशन, किसी भी कोई भी आप चीज आपके बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेट, ठीक है, किसी भी चीज को आप देख लीजिए, स्वेट आ रहा है, ईयर वैक्स, नोज से सेबम, फिर स्वेट और यूरिन, ये सब हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो जैसे स्वेट, यूरिन, सेबम, etc, ये दीज ऑल थिंग्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी मैंने बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे हमारे बॉडी से हार्मोन बनना और साथ ही साथ जो ब्रेन का न्यूरॉन काम करता है वो सब मिलकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ट्रांसपोर्ट यानी ब्लड के थ्रू किसी भी चीज का मूवमेंट होना, और रिप्रोडक्शन अपने जैसे संतान को रिप्रोड्यूस करना। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी पेरेंट के साथ में, उसमें मैं भी था, और फिर कुछ पेरेंट की ये क्यूरियोसिटी थी कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया है और आपके टीचर या आप लोग हिंदी मीडियम में क्लास कंडक्ट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डोंट बी फोकस ऑन द लैंग्वेजेस, प्लीज यू फोकस ऑन द साइंस। It doesn't matter how can you understand, it is the main matter you can learn it properly. Most important things in anywhere of India place, anywhere you can find it maximum faculties, teachers in various coaching like Ellen, Akash and other, they teach in English, they teach in Hindi and English combined। क्यों ऐसा? इन हिंदी में जिस चीजों को जिस इंटरेस्ट के साथ हम आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वो फीलिंग नहीं रहती है, वो लगता है कि बस मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, और ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है। आप भी एक लिविंग है और हम भी एक लिविंग है, हम दोनों की एक बॉन्डिंग है। जब तक पढ़ाई का मजा एक मजे के साथ ना हो, बड़ा पढ़ाई ये नहीं लगना चाहिए कि ये बर्डन है, पढ़ाई ये लगना चाहिए कि मजा कर रहे हैं, एंजॉयमेंट है। दिस इज जस्ट लाइक एंजॉयमेंट। जैसे कुछ अच्छा खाना खाते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है, उसी तरह एक अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको फीलिंग आनी चाहिए। तो डोंट बी फोकस ऑन द लैंग्वेज, प्लीज यू फोकस ऑन द साइंस, नथिंग एल्स। जब आप नीट का एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करते हैं तो ये नहीं, एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने किस लैंग्वेज की मदद से, कैसे आपने याद करके इसको इंग्लिश में याद किया या हिंदी में, डजंट मैटर, या मराठी में या किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज में। वो बस ये देखता है कि मेरा ये क्वेश्चन है भैया और इसका ये आंसर है, अगर आपने सही किया तो आप 4 मार्क्स ले जाओ और गलत किया है तो 1 मार्क्स मुझे दे दो। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता है। और आपको भी यही याद रखना है कि मुझे ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कैसे सही करना है। आपको मराठी में याद रख के करनी है, मराठी में कर लो, ठीक है, हिंदी में याद करके रखनी है कर लो, या इंग्लिश में कर लो। लिखाने का सारा चीज तो इंग्लिश में ही रहता है, सारा मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। तो अब आप सोचेंगे सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो फिर ऐसा क्यों? आप सिर्फ एक स्कूल में नहीं आए हैं, एक सिंपल बोर्ड का कोर्स करने नहीं आए हैं, आप एक नीट और जेई का कोर्स करने आए हैं। तो इस नीट और जेई के कोर्स में फोकस ऑन द साइंस,
नॉट इन लैंग्वेजेस। ओके, तो प्लीज आपको सारा चीज लिखाएंगे इंग्लिश में, सब चीज होगा जो भी है। और अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट आती है तो आप इंग्लिश मीडियम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो सारी बातों को, लिखने का तो सारा नोट सारा चीज आपको इंग्लिश में ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। और आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज बी कंफर्टेबल। आप कैसे कंफर्ट में रह करके चीजों को ज्यादा मेमोराइज करोगे, वो तरीका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो इस पे फोकस करेंगे। तो ये देखो, ये है लाइफ के प्रोसेस। अब लाइफ के प्रोसेस की ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, अब हम काम कैसे करते हैं, और एक लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक लिविंग थिंग्स को, और उसके लिए लाइफ प्रोसेस। एक लिविंग थिंग्स जो होता है वो अब सरवाइव कैसे करता है, या उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम कर रहा हूं, अगर आप क्लास में हैं तो आप कुछ रिप्लाई करेंगे, वो भी आपका काम है। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग या टिल नाइट वी आर नॉट इन रेस्ट। हमारा बॉडी का सेल कभी रेस्ट भी नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ काम करते रहता है। और किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो एनर्जी इज इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर वर्क, किसी भी वर्क के लिए एनर्जी जरूरत है। अब आइए, तो अगर हम लिविंग है, हम या कोई भी प्लांट लिविंग है, तो लिविंग के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। किसी भी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी लिविंग को क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस in which include nutrition is a process in which include taking of food to their utilization। हम किसी फूड को इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद में उस फूड को डाइजेशन के प्रोसेस से गुजार के उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और उस सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, यानी ब्लड में मिक्स होते हैं, और तब वो हमारे बॉडी के ब्लड सेल के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचते हैं, और तब वो ब्रेक डाउन होकर के हमें एनर्जी देते हैं। तो जो हमने फूड लिया है, यानी आप इतना याद रखो, क्या, तो इनटेक ऑफ फूड से यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन सेल, इसी को क्या कह देते हैं बेटा, दिस इज द न्यूट्रिशन। यही क्या है, यही न्यूट्रिशन है, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब चलिए, यहां तक की बातें हो गई कि ये न्यूट्रिशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन सेल, सॉरी इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब ये न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से है। एनर्जी के लिए फूड तो चाहिए ही, अब ये फूड का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशन, अब ये न्यूट्रिशन जो है, तो इस न्यूट्रिशन में कुछ कंपाउंड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स। क्या कहेंगे, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई, तो कंपाउंड और एलिमेंट या सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी फूड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कंपाउंड और सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन फूड, कंपाउंड और सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन फूड, present in food called nutrients। अब जैसे एग्जांपल में
आप चाय पीते हैं या शुगर चीनी घर में है, वो कार्बोहाइड्रेट है। अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, उसमें प्रोटीन है, वो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड, एटीसी। लिपिड कहने का मतलब घर में जो ऑयल वगैरह यूज करते हैं हम लोग, वो सब क्या है, वो लिपिड है। तो ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन्हीं को हम लोग ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं, और पूरा ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है न्यूट्रिशन। ये सारी चीजों को आप एक रिवीजन प्लान के तौर पे चल के आप इसको ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक छोटा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवीजन प्लान है, पूरा का पूरा आपका बेसिक से लेकर के, और इससे आपको मदद क्या मिलेगी कि आपके पूरे लेसन का पूरा जब डिटेल जाएगा तो आपको सारी चीजें पहले से याद होगी। तो चलिए अब इस न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चलते हैं, इस न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चलते हैं, तो न्यूट्रिशन जो है वह बेटा के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, organisms are two type. टू टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, और वो कौन कौन है? एक है ऑटोट्रॉफिक, और सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे एंड हेट्रोट्रॉफिक किसे कहेंगे? देखिए, ऑटोट्रॉफिक की अगर बात करें हम लोग, या यहीं पर बताता हूं, ऑटोट्रॉफिक ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है उसको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म विच कैन synthesize their own food called autotrophic। और इस ऑटोट्रॉफिक एग्जाम्पल में जैसे कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ प्रोटिस्टा हो सकता है, और सारे ग्रीन प्लांट हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा एंड ऑल ग्रीन प्लांट। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ऑर्गेनिज्म who cannot synthesize their own food, that is they obtain food from other source। यानी अदर सोर्स कहने का मतलब प्लांट से ले या फिर दूसरे एनिमल से ले। That is from plant और from other animals। तो दूसरे प्लांट से ले या दूसरे एनिमल से ले, ये सारी बातें हैं। अब आइए बेटा, ये बातें थोड़ी सी समझिए। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ये सब समझ गए।
अब देखो, अब इसीलिए न्यूट्रिशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या क्या? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इसके साथ साथ जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और हेट्रोट्रॉफिक है, तो हेट्रोट्रॉफिक में ही आता है आपका पैरासिटिज्म, ठीक है। दूसरा होते हैं हेट्रोट्रॉफिक में ही पैरासिटिज्म, ठीक है, यानी पैरासाइट के थ्रू। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म यानी जो सैप्रोफाइट बैक्टीरिया फंगाई वगैरह जो होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो सरवाइव करते हैं। उसके साथ साथ तो अब जैसे इसमें देखो, ऑटोट्रॉफिक में आप देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल में जैसे फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब समझ रहे हैं, यानी प्लांट या कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करके खुद से अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी जिसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट, कुछ बैक्टीरिया। और दूसरा होते हैं केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक का मतलब जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना एनर्जी बना लेते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। अब दूसरा ये बेटा कुछ हेट्रोट्रॉफिक के बारे में देख लीजिए। अब हेट्रोट्रॉफिक की अगर बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक में जैसे कौन कौन से, तो हेट्रोट्रॉफिक में जैसे देखो पैरासिटिक या पैरासाइट, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासिटिक का मतलब हुआ कि ये किसी लिविंग सेल से बना बनाया खाना लेंगे। किससे? लिविंग सेल से। दे ऑब्टेन their food from any लिविंग सेल। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एनी लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल के अंदर जो प्रीपेड फूड है उससे। और इसीलिए पैरासाइट और वैसे ऑर्गेनिज्म को एंड दैट organism are called parasite। और पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह के, एक होता है एक्जो पैरासाइट और दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। ये सब टर्म जो है आपको एकदम बेसिक ध्यान के लिए। एक्जो पैरासाइट का मतलब, एक्जो का मतलब आउटसाइड दी बॉडी, तो बॉडी से बाहर होंगे, यानी बॉडी के सरफेस पे, दैट इज बॉडी सरफेस। जैसे हमारे स्किन का इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाए वो। और इंडो पैरासाइट मतलब इनसाइड, जो इनसाइड बॉडी पैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड में मिक्स हैं, किसी सेल के अंदर हैं, उसको कहते हैं एंडो पैरासाइट। तो ये बात हो गई। अब एक टर्म आती है बेटा इसी में, हेट्रोपैरासिटिज्म में ही, सैप्रोफिटिक। ये क्या होता है सैप्रोफिटिक? सैप्रोफिटिक की अगर बात करें हम कि सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, तो सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफिटिक में कि जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम dead and decaying organic matter,
कभी फल का छिलका सड़ जाता है, ये सॉरी फल सड़ जाते हैं, हमारा खाना जो है वो स्पॉइल आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब खाने का जो भी फूड है हमारा, घर का बना हुआ खाना, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब सड़ने लगते हैं कुछ दिन अगर इसी तरह रहें तो। ऐसा क्यों? या एक कोई पक्षी या कोई आदमी मर गया, उसको छोड़ दो, कुछ दिन के बाद उसके सारे मसल्स गायब हो जाएंगे, तो वो मसल्स गया कहाँ? कहाँ गायब हो गया? किसने खाया उसको? अगर वहां से पक्षी को भी हटा दे, कोई बर्ड नहीं है, तो क्या होगा उस मसल्स का? वो सड़ने लगते हैं। क्यों? तो अगर इस अर्थ पर से याद रखो कि अगर हम फंगाई और बैक्टीरिया को हटा दें तो हमारा कोई चीज सड़ेगा नहीं। तो किसी भी चीज को, तो जब कोई ऑर्गेनिक मैटर मर जाता है, या जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैं, उसको खा करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करने का काम जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उसको कहते हैं सैप्रोफिटिक। तो ये करते क्या हैं? तो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड यानी हम मर जाएं, कोई एनिमल मर जाए, और तो मरने के बाद वो क्या होंगे? वो हमारा बॉडी भी किससे बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो डिग्रेड करके और न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं सैप्रोफिटिक। और याद रखिए कि इस अर्थ से अगर बैक्टीरिया और फंगाई को हटा दिया जाए तो कोई चीज सड़ना गलना बंद हो जाएगा, कोई चीज बर्बाद ही नहीं होगा, इसी तरह रह जाएगा। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों सैप्रोफिटिक होते हैं। ये क्या करते हैं? उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने बॉडी से कुछ एंजाइम निकाल के उसको बाहर में ही तोड़ देते हैं, तब उसको खा लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि पहले खाना को खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तब उसको तोड़ता है और तब उसका यूज करते हैं हम लोग एनर्जी के रूप में। ये डिफरेंस है। तो ये सब जो है इस तरह से एक कॉमन जो बेसिक चीजें हैं वो। इसके बाद में अब हम लोगों को देखना है तो न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे और प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे। ओके, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इतना थोड़ा रिवीजन कीजिए अच्छे से, और भी अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टार्टिंग में जितना अच्छा मेहनत होगा आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। जो शुरू से ही अपनी मेहनत को बढ़ाता है उसको दूसरा कोई पीछे कभी नहीं कर पाता है। ये बात को ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू।